आप ये स्टोरी सुन रहे हैं ड्रीम स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। आचार्य सेबरस खांसते खांसते बेहाल हो गए थे, लेकिन उनकी नजरें टेबल पर रखे उस नाखून के बराबर एकता दिव्य धातु पर चिपकी हुई थीं। सिर्फ उसे देखने भर से उन्हें एहसास हो गया था कि इसमें ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनसे वो खुद अनजान हैं। उन्हें लगा जैसे वो किसी बहुत ही शक्तिशाली और प्राचीन धरोहर को देख रहे हों, कोई ऐसी चीज जो वक्त की धूल में कहीं खो गई थी और आज अचानक सामने आ गई है। वो उस धातु में इतना खो गए थे कि उन्हें आर्यन के उस पानी वाले मजाक पर गुस्सा भी नहीं आया। खू खू, ये क्या है? मुझे महसूस हो रहा है, मैं उस पदार्थ के अंदर समाई हुई एलिमेंटल माना की तीव्रता को महसूस कर सकता हूं। आर्यन ने अपनी आंखों से हंसी के आंसू पोंछे। अब मजाक बहुत हो गया था। टावर मास्टर को सच जानने का हक था। उसने टेबल से वो दिव्य धातु उठाई और लापरवाही से आचार्य सेबरस की तरफ उछाल दी। सन्न! बूढ़े आचार्य के हाथ पांव फूल गए। वो घबराहट में हवा में हाथ पैर मारने लगे, जैसे सर्कस का कोई जोकर गेंद लपक रहा हो। आखिरकार उन्होंने उसे अपने चोगे में लपक ही लिया। मुझे ये कारीगरों के राज्य में मिला था। उनके मुताबिक इस पदार्थ को कहते हैं दिव्य धातु। आचार्य सेबरस ने आर्यन का वाक्य पूरा किया। उनकी आवाज में भारीपन था। जादू संघ के एक प्रतिष्ठित सदस्य होने के नाते सेबरस को दुनिया के इतिहास और पुराने जमाने के राज पता थे, और अगर आज के जमाने में कोई चीज गायब थी तो वो थी दिव्य धातु। विद्वानों ने लिखा था कि दिव्य धातु ही वो चीज थी जिससे प्राचीन कारीगर ऐसी चीजें बनाते थे जो कल्पना को हकीकत में बदल देती थी। लेकिन किसी अज्ञात वजह से कारीगरों ने इसे बनाने का हुनर हमेशा के लिए खो दिया था। तो ये सच था कि तुमने कारीगरों के दरवाजे खुलवा लिए। मुझे नहीं पता तुमने ये कैसे किया, लेकिन ये देखना तो और भी अविश्वसनीय है कि तुमने दिव्य धातु को दोबारा बना लिया। जादू संघ के बड़े बड़े विद्वान अपनी पूरी जिंदगी इसे खोजने में लगा देते हैं, पर नाकाम रहते हैं, और यहाँ आर्यन ने इसे खेल खेल में बना दिया। अभी आर्यन को देखे 1 साल ही हुआ था, लेकिन सेबरस भूल गए थे कि ये लड़का कितना बड़ा जीनियस है। शायद वो अब भी उसे कम आंक रहे थे। लेकिन इस दिव्य धातु में कुछ अलग है। ये अलग अलग रंगों में क्यों चमक रही है? रिकॉर्ड्स कहते हैं कि दिव्य धातु में सिर्फ 1 या 2 रंग होते हैं। आचार्य ने उसे अपनी आंख के पास लाकर परखा। हाँ, वो थोड़ा अलग है। आपको पता है ना कि मैं 8 तत्वों को कंट्रोल कर सकता हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना सारे तत्व एक ही दिव्य धातु में डाल दूं। आचार्य के मुंह से बस एक ही शब्द निकला। वो भूल गए थे कि आर्यन लाखों में ऐसा जादुई विद्वान है जो प्रकृति के हर माना पर काबू पा सकता है। कोई भी जादूगर इस टैलेंट का एक अंश पाने के लिए भी अपनी जान दे देगा, लेकिन आर्यन, वो तो अपनी जादुई विद्या की पढ़ाई को सीरियसली लेता ही नहीं था। ये सच में बेतुका था कि जादू उसका सबसे बड़ा टैलेंट नहीं था। उसके पास एक सुप्रीम हुनर और ऐसा दिमाग था जो जादू को भी पीछे छोड़ दे। मेरे पास वो एक तत्व वाला दिव्य धातु भी है जिसकी आप बात कर रहे थे। आर्यन ने उन्हें सब समझाया कि कैसे ये धातु किसी भी मंत्र की शक्ति को बढ़ा सकती है। आचार्य सेबरस की आंखें हैरानी से बाहर निकल रही थीं। तुम्हें पता भी है तुमने क्या बनाया है? तुमने हजारों सालों से चले आ रहे सबसे बड़े रहस्य को सुलझा लिया है। तुम्हें जादू संग जाना चाहिए। मुझे यकीन है वो तुम्हें इसे परफेक्ट करने के लिए सारे संसाधन दे देंगे। आर्यन ने तुरंत सिर हिला दिया। सालों तक किताबों में सर खपाना, बोरिंग। मैं उन्हें ये दे दूंगा, पर वहां रहूंगा नहीं, या उससे बेहतर आप खुद इसकी स्टडी क्यों नहीं करते? उसने अपनी जेब से महंगे चमड़े का बना एक पतला आयताकार बॉक्स निकाला और कंफ्यूज्ड टावर मास्टर की तरफ बढ़ा दिया। आचार्य ने बॉक्स लिया और ढक्कन उठाया। खटाक! अंदर एक धातु की बनी जादुई छड़ी रखी थी। वो ज्यादातर शुद्ध दमिश्क लोहे से बनी थी, लेकिन उसके हैंडल के पास एक लाल रंग का चमकता हुआ रतन जड़ा था। मुझे पता है आप अग्नि मंत्रों में माहिर हैं, इसलिए मैंने आपके लिए ये जादुई छड़ी बनाई है जिसमें अग्नि तत्व दिव्य धातु लगी है। बूढ़े आचार्य ने कांपते हाथों से उस छड़ी को उठाया। सन! उठाते ही उन्हें अग्नि दिव्य धातु की ऊर्जा महसूस हुई। वो उनके कोर के साथ गूंज रही थी और सिर्फ छूने भर से उनकी माना शुद्ध हो रही थी। आचार्य को पता चल गया था, ये वो चीज थी जो उन्हें 9 स्टार के स्तर तक पहुंचा सकती थी। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं? इस दिव्य धातु की कीमत मैं कभी नहीं चुका सकता, आचार्य सेबरस ने भावुक होकर कहा।
आर्यन ने हाथ हिलाकर उनकी चिंता दूर कर दी। अरे ऐसे मत कीजिए, हम दोस्त हैं, जाहिर है मैं आपको आपका अपना दिव्य धातु आर्टिफैक्ट दूंगा। आचार्य सेबरस उसे भरी हुई आंखों से देख रहे थे। अगर आप सच में बदला चुकाना चाहते हैं, आर्यन ने एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा, तो मेरी पहचान रानी क्षेत्र के बाकी टावर मास्टर्स से करवा दीजिए। मैं वहां के जादुई मीनारों में जाने का प्लान बना रहा हूं, तो अगर आप मेरी सिफारिश कर देंगे तो मदद हो जाएगी। आचार्य सेबरस हंसे। उन्हें आखिरकार इस तोहफे की वजह समझ आ गई। जरूर, आचार्य ने कहा, मैं उनसे कहूंगा कि तुम्हारे साथ कभी शतरंज न खेलें, वरना लुट जाएंगे। नहीं, सीरियसली, मैं उससे भी बढ़कर करूंगा। मैं उनसे कहूंगा कि तुम्हें उनकी जादुई पुस्तकालय में जाने दें। मुझे पता है तुम्हें नए मंत्र सीखना पसंद है। इतना तो मैं कर ही सकता हूं, क्योंकि तुमने मुझे इतना अनमोल तोहफा दिया है। शायद मैं उन गिने चुने लोगों में से हूं जिनके पास ये है। आर्यन चुप रहा। वो नजरें कैसी हैं? आचार्य ने शक भरी नजरों से पूछा। बात यह है कि, आर्यन ने खिसियाते हुए कबूल किया, मेरे राज्य के हर नागरिक के पास अपना कस्टम मेड दिव्य धातु आर्टिफैक्ट है। मतलब करीब 5000 नागरिकों के पास ये अनमोल तोहफा पहले से है। आचार्य का चेहरा उड़ गया। क्या उनकी अहमियत एक आम नागरिक जितनी ही थी? देखिए अगला एपिसोड। तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम्हारे पास हजारों दिव्य धातु आर्टिफैक्ट्स हैं? तुम ये कहना चाहते हो कि वो सब तुमने अकेले बनाए हैं? आचार्य सेबरस ने शांति से पूछा, हालांकि अंदर ही अंदर उनका दिमाग फट रहा था। आर्यन ने हमेशा की तरह कंधे उचका दिए। पहले 1000-1200 तो मैंने ही बनाए थे, बाकी मेरे कारीगरों ने बनाए हैं। आचार्य सेबरस ने अपना सिर झटका, जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। तुम्हारे कारीगर? तुम्हारे अलावा और भी लोग हैं जो दिव्य धातु बना सकते हैं? सेबरस को लगा था कि पूरी दुनिया में सिर्फ आर्यन ही वो इकलौता नमूना है जिसके पास ये हुनर है। हाँ, आर्यन ने ऐसे जवाब दिया जैसे सब्जी मंडी के भाव बता रहा हो। मैंने अपने कुछ टैलेंटेड नागरिकों को सिखा दिया है। आखिर मेरा प्लान है कि आगे चलकर इन आर्टिफैक्ट्स को बेचा जाए। अभी प्रोडक्शन थोड़ा धीमे है, तो हम मोटर गाड़ी की तरह थोक में नहीं बेच सकते, लेकिन हाँ, अगर कोई अमीर पार्टी कस्टम मेड ऑर्डर दे तो हम बना देंगे। टावर मास्टर को समझ नहीं आ रहा था कि वो रोएं या अपना सिर दीवार पर मारे। जिस दिव्य धातु को दुनिया के बड़े बड़े विद्वान और इतिहासकार किसी राष्ट्रीय खजाने की तरह पूछते हैं, जिसके टूटे हुए टुकड़े को भी म्यूजियम में मखमली गद्दे पर रखा जाता है, उसे आर्यन अपनी कंपनी का प्रोडक्ट बता रहा था। अगर उन विद्वानों को पता चला कि आर्यन इसे बेचने का प्लान बना रहा है, तो वो पक्का खून की उल्टियां कर देंगे। मेरे कुछ उस्ताद यही हैं, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि वो जीरो से दिव्य धातु कैसे बनाते हैं? आर्यन ने पूछा। आचार्य बस हंस सकते थे। कोई और होता तो इस राज को कब्र तक साथ ले जाता, लेकिन आर्यन, वो तो चाहता था कि हर किसी के पास जादुई हथियार हो, चाहे उसमें जादू का टैलेंट हो या ना हो। करीब 1 घंटे बाद 5 रीबॉर्न वासी जादू मीनार की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आए। वहां मौजूद जादूगर उन्हें घूर रहे थे। उस ग्रुप में 2 प्राचीन कारीगर, एक लोहार वानर, एक धातुकर्मी सतीश और एक मेटल वर्कर पत्थर जीव शामिल था। ये वो गिने चुने लोग थे जिन्हें आर्यन ने खुद ट्रेन किया था। रीबॉर्न राष्ट्र में इन्हें दिव्य धातु के उस्ताद कहा जाता था। आर्यन उन्हें लेकर टॉप फ्लोर पर पहुंचा। बॉस, ये टावर तो मस्त है। हाँ यार, यहां माना का फ्लो बड़ा सही है। इंसानों के कोर इतने छोटे क्यों होते हैं भाई? आचार्य सेबरस ने जब उन डेमी ह्यूमंस को गौर से देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी दुनिया जानती थी कि डेमी ह्यूमंस में जादू का टैलेंट ना के बराबर होता है। हजारों में शायद कोई एक पैदा होता है जो जादू कर सके, और हुनर जागरण का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ये 5, इनके अंदर माना का समुद्र ठाठे मार रहा था। यहां तक कि इस टावर के जीनियस जादूगर भी इनके सामने पानी कम चाय लग रहे थे। इनके पास भी सारे तत्वों पर मास्टरी है। आचार्य सेबरस चिल्ला पड़े। आर्यन को अपनी सुप्रीम स्किल समझानी पड़ी कि कैसे वो अपनी ताकत का एक हिस्सा अपने साथियों को दे सकता है। ये सुनकर आचार्य का मन हुआ कि वो जादू संघ से इस्तीफा दे दें और आर्यन के पैरों में गिरकर कहें, मुझे भी अपनी टीम में ले लो भाई। तुम सच में एक चीटर हो, पता है ना तुम्हें? आर्यन ने बूढ़े की बातों को नजरअंदाज किया और अपने उस्तादों की तरफ मुड़ा। चलो लड़कों, काम पे लग जाओ। मुझे 5 जादुई छड़ियां चाहिए, एकदम फ्रेश। वो ये छड़ियां जादू मीनार को तोहफे में देना चाहता था। अगर जादुई पुस्तकालय ना होता तो आर्यन का सिस्टम इतना अपग्रेड नहीं होता। 5 छड़ियां? अभी लो बॉस, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने दमिश्क लोहे के छोटे छोटे टुकड़े निकाले और उनमें माना भरना शुरू किया। उनके चेहरों पर पसीना था,
पूरा फोकस काम पर। अगर 1 सेकंड के लिए भी ध्यान भटका तो पूरा माल कचरा हो जाएगा। उन्हें लोहे के एक एक परमाणु के बीच माना को सेट करना था। वैसे एक छोटा सा सवाल, आर्यन ने आचार्य के कान में फुसफुसाया, आपके कमरे में प्रोटेक्टिव स्पेल लगा है ना? आचार्य ने उसे घूरा। क्यों, क्या यहां बम फटने वाला है? आर्यन ने कंधे उचकाए। शायद। शायद क्या मतलब? धड़ाम। इससे पहले कि वो शिकायत करते, एक प्राचीन कारीगर ने लोहे में थोड़ी ज्यादा आग भर दी और नतीजा एक जबरदस्त धमाका। कमरे के चारों तरफ जादुई घेरे चमक उठे, जिन्होंने धमाके को बाहर जाने से रोक दिया। लेकिन आचार्य को कमरे की चिंता नहीं थी, उन्हें उस कारीगर की चिंता थी जिसके मुंह पर यह धमाका हुआ था। क्या तुम ठीक हो? उनकी आवाज गले में अटक गई। धुआं छटा और वहां वो कारीगर खड़ा था, बिल्कुल सुरक्षित। उसके चारों तरफ एक इंद्रधनुषी ढाल चमक रही थी। सिर्फ उसके नहीं, उन 5 के चारों तरफ वो ढाल मौजूद थी। ओहो, फिर से फेल हो गया। इस हफ्ते दूसरी बार। सतीश ने कारीगर को चिढ़ाया। उफ यार, नई जगह है ना, हाथ सेट नहीं हुआ। कारीगर ने ऐसे कहा जैसे चाय गिर गई हो, धमाका नहीं हुआ हो। आचार्य सेबेरस पत्थर की मूरत बने खड़े थे। ये लोग धमाके पर हंस रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें खरोज भी नहीं आएगी। सेबेरस धीरे से आर्यन की तरफ मुड़े, उनकी आंखों में खौफ और सम्मान दोनों था। आर्यन, वो तुम्हारा परम एकता कवच है ना? मुझे मत कहना कि इनके पास भी वो अभेद्य ढाल है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। आचार्य सेबेरस की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। 5,000? वो लगभग चीखे। तुम्हारे 5,000 नागरिकों के पास वही अभेद्य ढाल है जो तुम्हारे पास है। उन्हें पता था कि आर्यन का परम एकता कवच यानी एब्सोल्यूट यूनिटी डिफेंस किसी भी जादू को रोक सकता था, चाहे आग हो, बर्फ हो या बिजली। जब तक हमलावर की ताकत आर्यन से ज्यादा न हो, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। और अब आर्यन कह रहा था कि उसकी पूरी फौज के पास ये शक्ति है। हाँ, उनके पास है। आर्यन ने ऐसे कहा जैसे बता रहा हो कि उनके पास राशन कार्ड है। लेकिन उनका वाला लघु एकता कवच है, वो मेरे वाले से थोड़ा हल्का है। आर्यन ने थोड़ा अफसोस जताते हुए समझाया, चूंकि मैं 4 स्टार जादूगर हूं, तो 4 स्टार या उससे नीचे का कोई भी जादू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मेरे नागरिकों के लिए नियम अलग है। अगर वो 4 स्टार हैं तो वो सिर्फ 3 स्टार या उससे नीचे के जादू से ही बच सकते हैं। सेबेरस उसे घूरते रह गए। ये लड़का निराश हो रहा था, जबकि ये दुनिया की सबसे तगड़ी डिफेंस थी। दुनिया के बेहतरीन रक्षा मंत्र भी सिर्फ कुछ खास तत्वों को रोक पाते हैं और उन्हें चालू रखने के लिए माना खर्च करनी पड़ती है। लेकिन ये एकता कवच, ये कोई मंत्र नहीं, ये एक हुनर था। इसे चलाने के लिए जादू की जरूरत नहीं थी। ये एक दूसरी चमड़ी की तरह था जो हमेशा चढ़ी रहती थी, 24 घंटे 7 दिन, बिना थके, बिना रुके। आचार्य सेबेरस को अब समझ आया कि कारीगरों के राज्य ने आर्यन से हाथ क्यों मिलाया। ये डेमी ह्यूमंस अब सिर्फ कारीगर नहीं थे, वो चलते फिरते टैंक थे। उन पर जादू का असर नहीं होता था और वो खुद हर तरह का जादू कर सकते थे। कारीगरों ने आर्यन से जुड़कर अपने इतिहास का सबसे अक्लमंदी वाला फैसला किया था। कुछ घंटों बाद जादू मीनार के टॉप फ्लोर पर काम खत्म हुआ। उस्तादों ने वो 5 दिव्य धातु की जादुई छड़ियां तैयार कर दीं जिनकी आर्यन ने मांग की थी। शुक्रिया आर्यन, इन छड़ियों की मदद से हम दिव्य धातु के और भी रहस्य खोल पाएंगे। आचार्य सेबेरस ने उन्हें एक तिजोरी में रखते हुए कहा। मुझे लगता है कि हम दिव्य धातु के साथ अभी बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा है कि हम अकेले नहीं हैं जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं। आर्यन ने जवाब दिया। अगर तुम्हें मौका मिले तो जादू संघ जरूर जाना, आचार्य सेबेरस ने सलाह दी। फिर उनका चेहरा गंभीर हो गया। तुम अपना बिजनेस रानी क्षेत्र में फैलाने की सोच रहे हो ना? मेरी बात गांठ बांध लो। वहां तुम्हें राजा क्षेत्र से कहीं ज्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। वहां का मार्केट अलग है। पापड़ बेलने पड़ेंगे? मतलब? आर्यन ने पूछा। देखो आर्यन, रानी क्षेत्र कोई गांव देहात नहीं है, वो मेट्रो सिटी है, आचार्य सेबेरस ने समझाया। वहां के लोग और वहां के नेता एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करते। वहां गला काट कंपटीशन है। तुम्हारा प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वहां के लाट साहबों ने मना कर दिया तो तुम एक सुई भी नहीं बेच पाओगे। सेबेरस ने अपनी कुर्सी घुमाई। लेकिन अगर तुम्हारे पीछे बड़े ग्रुप्स का हाथ हो तो काम आसान हो जाएगा। उन्होंने उंगलियों पर गिनना शुरू किया। पहला,
जादू संग, वो तुम्हें मार्केट में जमने में मदद कर सकते हैं। दूसरा, तुम शेरदिल परिवार से हाथ मिला सकते हो, वो तलवारबाजों का सबसे बड़ा खानदान है। उनकी दोस्ती मतलब लोहे जैसी सुरक्षा। तीसरा, सिंह परिवार, उनके राजनीतिक संबंध हर जगह हैं। उनकी एक चिट्ठी बड़े बड़े दरवाजे खोल देती है। सिबेरिस रुके और आर्यन की आंखों में देखा। या फिर तुम अपने दादाजी यशवंत रघुवंशी से मदद मांग सकते हो। मानो या ना मानो, जब बाजार की बात आती है तो रघुवंशी नाम का सिक्का सबसे ज्यादा खनकदार होता है। आर्यन के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उसने अपना घर छोड़ा था ताकि वो रघुवंशी नाम के साए से बाहर निकल सके। लेकिन अब सवाल ये था, क्या रानी क्षेत्र के शार्क उसे कच्चा चबा जाएंगे? क्या अपनी कंपनी बचाने के लिए आर्यन को अपने उसूल तोड़ने पड़ेंगे और दादाजी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा? या वो कोई ऐसा रास्ता निकालेगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? देखिए अगला एपिसोड। आचार्य सेबरस से बात करने के बाद आर्यन रघुवंशी जादू मीनार से बाहर निकला। उसके दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। आचार्य की सलाह 100% सही थी, लेकिन आर्यन का किसी के आगे हाथ फैलाने का कोई इरादा नहीं था। उसका उसूल साफ था, अगर कोई मदद ऑफर करे तो सोचेंगे, लेकिन खुद मांगने नहीं जाएंगे। मदद मांगने से कर्ज चढ़ता है और बराबरी वालों से दोस्ती करने से ताकत बढ़ती है। उसने कारीगरों के राज्य के साथ भी यही किया था। अगर वो मदद मांगने जाता तो राजा दरवाजे बंद कर लेता, लेकिन उसने राजा को खुद अपने पास आने दिया और आज वो जिगरी यार हैं। और रही बात रानी क्षेत्र के बड़े परिवारों की, शेरदिल, सिंह या जादू संघ, आर्यन वहां की राजनीति का कखरा भी नहीं जानता था। किससे हाथ मिलाना है और किससे दूरी बनानी है, ये जाने बिना कूदना बेवकूफ़ी होती। फिर ख्याल आया दादाजी का, यशवंत रघुवंशी। आर्यन के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट आ गई। नाम में रघुवंशी जरूर था, लेकिन दिल से वो इस नाम से जुड़ नहीं पाया था, खासकर उस दिन के बाद जब 1 साल पहले वो अपनी सबसे ज़रूरी मीटिंग में नहीं आए थे। आर्यन को उनकी दौलत नहीं चाहिए थी, उसे अपनी बेकार और बंजर जमीन से प्यार था। लेकिन अगर दादाजी उस दिन आ जाते तो शायद बात कुछ और होती। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी चलाना कोई मजाक नहीं, वो बिजी होंगे, लेकिन आर्यन के लिए उनका आना बहुत मायने रखता था। जाने दो, उसने खुद को समझाया, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, मेरी कस्तूरी और मेरे प्रोडक्ट ही काफ़ी हैं बाजार हिलाने के लिए। वो सड़क के दूसरी पार आया। सामने का नज़ारा किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के हाउसफुल शो जैसा था। एक लंबी लाइन लगी थी और ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड टंगा था, रीबॉर्न टैक्सी। यह आर्यन का नया धंधा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसकी पिछली दुनिया में चलता था, लेकिन डिमांड इतनी थी कि सप्लाई कम पड़ रही थी। लाइन पूरी सड़क पार करके दूसरे छोर तक जा रही थी। धूप, पसीना और अपनी बारी का इंतजार करते लोग। आर्यन चाहता तो चुटकी बजाते ही कस्तूरी के ऑफिस पहुंच सकता था या वीआईपी एंट्री ले सकता था, लेकिन नहीं, उसे जमीन हकीकत देखनी थी। वो चुपचाप गया और एक आम आदमी की तरह लाइन के सबसे पीछे खड़ा हो गया। पूरा 1 घंटा खड़ा रहा वो उस भीड़ में। जब नंबर आया तो काउंटर पर बैठी सतीश प्रजाति की महिला से उसने टिकट मांगा। रीबॉर्न ऑफिस जाना है, आर्यन ने कहा। बिल्कुल सर, वो सामने वाली गाड़ी में बैठ जाइए, उसने मुस्कुराते हुए इशारा किया। आर्यन आगे बढ़ा। एक चमकदार मोटर गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। दरवाज़ा खुला, वो अंदर बैठा और इंजन की गड़गड़ाहट के साथ गाड़ी राजगढ़ की सड़कों पर दौड़ पड़ी। गाड़ी के शीशे से बाहर देखते हुए आर्यन शहर का जायजा ले रहा था। 1 महीना हो गया था, लेकिन मोटर गाड़ी का क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा था। घोड़ा गाड़ियां अब पुरानी बात हो गई थीं, लेकिन इससे घोड़े वालों की रोजी रोटी पर लात न पड़े, इसलिए आर्यन ने एक स्कीम निकाली थी। उसने पुराने कोचवानों को ड्राइविंग सिखाई और उन्हें अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। उसका ड्राइवर भी ऐसा ही एक अधेड़ उम्र का आदमी था। माफ़ करना साहब, थोड़ी देर हो रही है, ड्राइवर ने ब्रेक लगाते हुए कहा। सड़क का काम चल रहा है ना, इसलिए बहुत जाम है, लेकिन रीबॉर्न वाले वो जादुई पत्थर मसाला यूज़ कर रहे हैं तो कल तक रोड चकाचक हो जाएगी। आर्यन ने बाहर देखा। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम जोरों पर था। मजदूर पत्थर मसाला बिछा रहे थे, लेकिन जो चीज़ सबसे अलग थी वो थे वहाँ के मैनेजर। इंसान मजदूरी कर रहे थे और सुपरवाइजर कौन थे? रीबॉर्न बासी। आर्यन ने पहचान लिया, वो बाली के स्टूडेंट थे। एक वानर हाथ में ब्लूप्रिंट लेकर खड़ा था, एक सतीश इंसानों को खुदाई का सही तरीका बता रहा था और कारीगर लोहे की जाली बांधना सिखा रहे थे। ये बताओ भैया, आर्यन ने ड्राइवर से पूछा, इन डेमी ह्यूमंस के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? ड्राइवर ने साइड में देखा, जहां एक वानर इंसान को डांट रहा था। उसके लिए ये नज़ारा बहुत अजीब था।
सच कहूं साहब तो मैं हैरान हूं, ड्राइवर ने ईमानदारी से कहा। ये लोग इतने होशियार हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे तो लगता था ये बस जानवर हैं, लेकिन ये तो जादू वादू सब कर लेते हैं। रीबॉर्न कंपनी कमाल है साहब, हमारा शहर बदल रही है, ड्राइवर ने तारीफ की, बिना ये जाने कि वो खुद कंपनी के मालिक को घुमा रहा है। आर्यन मुस्कुराया, लेकिन दिमाग में खतरे की घंटी बज गई। ड्राइवर की बातों ने हैरानी थी, लेकिन क्या बाकियों की बातों में नफरत होगी? सदियों से इंसान मालिक थे और डेमी ह्यूमंस गुलाम। आज सड़क पर नज़ारा उल्टा था, वानर ऑर्डर दे रहे थे और इंसान काम कर रहे थे। क्या राजगढ़ के लोग इस बदलाव को हजम कर पाएंगे, या आर्यन ने अनजाने में एक ऐसे बारूद के ढीर पर माचिस मार दी है जो जाति युद्ध यानी रेस वॉर भड़का सकता है? देखिए अगला एपिसोड। आर्यन का टैक्सी ड्राइवर अभी भी बकबक किए जा रहा था और आर्यन चुपचाप शहर का नजारा ले रहा था। ड्राइवर ने स्टीयरिंग घुमाते हुए कहा, साहब सच बताऊं, पहले यहां डेमी ह्यूमंस की औकात सिर्फ बोझा ढोने की थी। राजा क्षेत्र में लोग उन्हें ऐसे देखते थे जैसे कोई आवारा जानवर सड़क पार कर रहा हो। अगर कोई वानर या सतीश दिख जाता तो लोग नाक भौं सिकोड़ लेते और आगे बढ़ जाते। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में आर्यन को देखा। ज्यादातर बेचारे बंजर जमीन से भागकर यहां आते थे पेट पालने के लिए। उन्हें लगता था यहां इंसानों की बस्ती में जिंदगी बेहतर होगी, लेकिन मिलता क्या था? वही ईंट गारा उठाना, गड्ढे खोदना और इंसानों की डांट सुनना। उन्हें लगता था कि इनके बस का कोई दिमागी काम तो है नहीं, बस शरीर में ताकत है तो कोल्हू के बैल की तरह जोत दो। फिर ड्राइवर की आवाज में एक अजीब सा जोश आ गया। लेकिन जब से ये रीबॉर्न कंपनी आई है ना, कसम से साहब हवा पलट गई है। अब ये डेमी ह्यूमंस फर्राटेदार इंसानी बोली बोलते हैं। ऐसी हिंदी के अच्छे अच्छे वकील शर्मा जाएं। और सिर्फ बोली नहीं, इनके पास जादू भी है। पहले लोग सोचते थे कि एक जानवर 3 स्टार जादू क्या खाक करेगा। उस दिन की तो बात ही मत पूछो। जब मोटर गाड़ी लॉन्च हुई थी तब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। कुछ शातिर उस्ताद वानर आए, सैकड़ों लोग तमाशा देख रहे थे। उन वानरों ने कुछ मंत्र फूंका और धड़ाम, जमीन ऐसे फट गई जैसे मक्खन कटता है। कुछ ही सेकंड में पूरी नींव तैयार। और फिर उन्होंने हवा में उस इमारत का नक्शा बना दिया, 3D में। वो चमकती हुई नीली लकीरें हवा में तैर रही थीं। हमारे शहर के पुराने ठेकेदार तो मुंह खोले मक्खियां गिन रहे थे। उस दिन सबको समझ आ गया, साहब ये लोग जानवर नहीं हैं, ये हमसे भी 4 कदम आगे हैं। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा। बाजार का नजारा सच में बदल चुका था। मछली बाजार में एक नाग कन्या बैठी थी। वो किसी डरी सहमी शरणार्थी की तरह नहीं, बल्कि एक पक्की व्यापारण की तरह ग्राहकों से भावताव कर रही थी। अरे क्या सेठ जी, इतना ताजा माल है, 10 रुपए कम नहीं करूंगी। उसका आत्मविश्वास देखते ही बनता था। रीबॉर्न ऑफिस के बाहर एक अश्वमानव या सेंटोर पहरा दे रहा था। उसकी कद काठी देखकर ही चोरों का पसीना छूट जाए। और सड़कों पर बड़े बड़े मोटर गाड़ी ट्रक चला रहे थे सतीश। स्टीयरिंग उनके हाथ में ऐसे खेल रही थी जैसे कोई खिलौना हो। और सिर्फ ताकत नहीं साहब, ड्राइवर ने फिर शुरू किया। इनकी सब्जियां देखो, इतनी लंबी और लाल गाजरें, इतने भरे हुए पत्ता गोभी, ऐसा लगता है जैसे इनके खेतों में सोना उगता है। और पैसा, अरे बाप रे। ड्राइवर ने आवाज धीमी की, जैसे कोई राज की बात बता रहा हो। ये रीबॉर्न वाले डेमी ह्यूमंस पानी की तरह पैसा बहाते हैं। राजगढ़ के पौष इलाकों में जहां जमीन के भाव आसमान छूते हैं, वहां ये लोग नकद देकर कोठियां खरीद रहे हैं। हमारे सेठ लोग सोचते रह जाते हैं और ये रजिस्ट्री करवा लेते हैं। आर्यन मन ही मन मुस्कुराया। जाहिर है वो उन्हें इतना तगड़ा वजीफा यानी स्टाइपेंड जो देता था, हजारों अशर्फियां उनकी जेब में होती थीं और वो बचाने में विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका असली खजाना तो उनके घर रीबॉर्न राष्ट्र में सुरक्षित है। मुझे पता नहीं ये सच है या झूठ, ड्राइवर फुसफुसाया, लेकिन मैंने सुना है कि ये सारे अमीरजादे उसी बंजर जमीन के किसी देश से आए हैं। लोग कहते हैं वहां कोई नया देश बना है। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि धीरे धीरे ये राज सबको पता चल जाएगा। कुछ मिनट बाद टैक्सी रीबॉर्न ऑफिस के सामने रुकी। आर्यन उतरा और उसने ड्राइवर की तरफ एक सोने की अशर्फी उछाल दी। ये लो, रख लो, अच्छी जानकारी दी तुमने, आर्यन ने कहा। ड्राइवर की आंखें चमक उठीं। वो झुक झुक कर सलाम ठोकने लगा। आर्यन मुड़ा और बिल्डिंग की तरफ बढ़ा। वहां हमेशा की तरह एक लंबी लाइन लगी थी, लेकिन इस बार लाइन में ग्राहक नहीं थे। लाइन में थे डेमी ह्यूमंस।
राजगढ़ के स्थानीय वानर सतीश और बाकी प्रजातियां, वो सब जो सालों पहले बंजर जमीन से भागकर यहां आए थे ताकि पेट भर सकें। उनके कपड़े पुराने थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक नई उम्मीद थी। वो रीबॉर्न ऑफिस के दरवाजे पर खड़े थे, नौकरी मांगने के लिए नहीं, बल्कि नागरिकता मांगने के लिए। किस्मत का खेल देखिए, जो लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में अपना घर छोड़कर इंसानों के शहर आए थे, आज उन्हें एहसास हो रहा था कि जिस घर को वो छोड़ आए थे, असली जन्नत वहीं बन चुकी है। अब सवाल ये था कि अगर शहर के सारे मजदूर और कामगार डेमी ह्यूमंस वापस अपने देश लौट गए, तो राजगढ़ का क्या होगा? क्या इंसानों का ये आलीशान शहर बिना इन गुलामों के चल पाएगा? देखिए अगला एपिसोड। अगर आपने इस कहानी को यहाँ तक सुना है तो उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। सच कहूँ, आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी और कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन देता है। और हाँ, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मैं इस कहानी में और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, मुझे ज़रूर बताएं, ताकि आपका अगला एक्सपीरियंस इससे भी बेहतर हो। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।